जी। अबे क्या बोल रहा है? सरकार ये गनमत पूछ रहा है कि आप बार-बार बाहर क्या देख रहे हैं? मैंने कहा पूछा मैं सर, ये राम सिंह की पूछ रही है। अरे देख तो जाओ। समझ गया सर जी। क्या समझा गया? अरे भाभी जी आने वाली है। अरे नहीं तो वो क्यों आएगी? और वैसे भी थाने में एक ही थानेदार होता है। ये बात सही है सर। तो सर फिर कौन आने वाला है? अरे वो नया रिक्रूट है ना। अरे डायरेक्ट रिक्रूट ही। अरे जो प्रोबेशन पर चल रहा है, क्या नाम है उसका? अच्छा वो समर। हाँ वही कल का लौटा। वो क्या करने आ रहा है सर जी? अरे मैंने बुलाया उसे। मैंने आपने? हाँ? पर क्यों? अच्छी खासी खबर दूंगा। अरे अभी तो उसका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है और अभी से होशियारी वो भी हमसे, अरविंद पांडे से। पर हुआ क्या है सर जी? अरे अपने आप को ढेर जाना समझता है, हल्का लौटा। अरे डायरेक्ट रिक्रूट है तो क्या हुआ? अनुभव के नाम पर उसके पास है क्या? अरे सर जी, आपके एक्सपीरियंस के सामने तो एसपी साहब के ना टिकते। अरे एसपी साहब ही नहीं, आईजी साहब भी पानी मांगते पानी। अरे बस इतना भी मत चढ़ाओ, चले के झाड़ पर। लेकिन अनुभव की कीमत क्या है ये वो लोग भी जानते। ये बात सही है सर। पर उसने किया क्या है सर जी? किया? अरे मुझसे पूछे बगैर एक चिट्ठी को रोज नाम का साला चढ़ा दी। आपसे पूछे बिना? हाँ। आपसे पूछे बिना? हाँ। क्या बात करते हैं सर? हाँ अरे यही तो गड़बड़ है करके लौटा गए। कैसी चिट्ठी थी सरकार? एकदम बकवास, कूड़े में फेंक है। अरे 78 साल का व्यक्ति अपनी बीमारी के चलते मर गया, लेकिन उस चिट्ठी में लिखा है कि असल में वो मरा नहीं, उसकी हत्या की गई। बस इतनी सी बात? और मजे की बात ये है कि चिट्ठी में लिखने वाले का न नाम है, न पता है, न टेलीफोन नंबर। ये भी कोई बात हुई बना? इतनी सी बात और रोज नाम से में सरकार। अरे उस रमणों को पता नहीं है कि ऐसी चिट्ठियां थाने में रोजाना आती है और अरविंद पांडे उस पर समोसे रखकर खाता है। क्यों आता है कि नहीं? बिल्कुल सर। अरे सर जी, खाता ही नहीं खिलाता भी है। 78 साल में व्यक्ति नहीं मरेगा, हम और आप मरेंगे। अगर उसे बीमारियां नहीं लगेगी तो हमें और आपको लगेगा। क्या बोल रहा है? कहने का मतलब ये है कि 78 साल की उम्र तो होती ही मरने लगी। 78 साल की उम्र में उनकी हत्या कौन करेगा? कोई मूर्ख भी ना करेगा सर जी। अरे यही बात मैंने उस कल के लौटे को समझाई थी, लेकिन फिर भी उसने चढ़ाई थी। देखो देखो देखो, कमाल है सर जी, मूर्खता की हद हो गई सरकार ये तो। अरे अब मूर्खों के सींग थोड़ी होते हैं, वो भी आप हम जैसे ही तो होते हैं। साहब जी, लगता है आपका रिक्रूट आ गया। हाँ लगता तो वही है। ऐसा करो तुम दोनों अपने बीच में बैठो और तमाशा सब मुझे लगा मामला सीधा सा है। किसी ने पत्र लिखा है कि पिछले महीने एक सामान्य मौत जो थाना क्षेत्र में हुई है वो वास्तव में हत्या है। और आपने उसे मान लिया क्यों? सर पत्र मिला है तो जांच तो करनी है, और जांच करनी है तो पत्र को रोजनामे में सामने डालने को। ये सब बातें हमें मत सिखाइए सभी पर। ये बात दिन में सफेद नहीं हुई है। दिन में नहीं सर, मुहावरा है धूप में सफेद नहीं। अरे ये मुहावरे भी हमें आपसे सीखने पड़ेंगे। अब हमारे इतने बुरे दिन में नहीं आ गए सभी बाबू। सॉरी सर, मैंने सोचा करेक्ट करूं। क्या करेक्ट करो? सबेर बाबू अभी आपकी नौकरी की शुरुआत भी नहीं हुई है, इस तरह के पत्रों की आदत डाल दीजिए। ये पुलिस डिपार्टमेंट है या इस तरह के पत्र आते रहते हैं और आते रहेंगे। अब हर पत्र के पीछे पड़ गई तो हो गई पुलिस की नौकरी। लेकिन सर ये पत्र, अरे यहाँ हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है और इस तरह के पत्र पोस्ट कर रहा है पुलिस को। अरे भाई हमारी समझदारी इसी में है कि पत्र को फाड़े और डस्टबिन के हवाले करें। लेकिन सर ये पत्र, अरे क्या लेके लगा रखी है? अरे भाई पत्र में किसी का नाम लिखाओ कि भाई फलाने ने हत्या की है तो उसे थाने में बुलाकर पूछताछ करना बनता है। क्यों बनता है ना? ये भी हमें आपको बताना पड़ेगा सभी बाबू। लेकिन सर ये कैसे तय होगा कि कौन सा पत्र झूठा है और कौन सा नहीं? हमें थोड़ी बहुत जांच तो करनी होगी सर। अरे बेटा जितने दिनों की तुम्हारी नौकरी हुई है ना, उतने दिनों की तो हम छुट्टियां ले चुके हैं।
उनकी चिड़िया में पैर नहीं सर, पर कैसी पर गिने जाते हैं। पैर तो सभी को पता है, चिड़िया के दो ही होते हैं। एक ही बात है, पर कहो पैर कहो, मकसद तो गिरने से है ना। ये भाषा में सिखाई हमें। अब हमारे इतने बुरे दिन नहीं आ गए कि कल के लौटने से हमें भाषा सीखनी पड़े। लेकिन सर पत्र में साफ लिखा है कि मर्डर हुआ है। थोड़ी बहुत जांच तो करनी होगी सर। अरे लेकिन तुम खड़े क्यों हो? अरे बैठो बैठो, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ। आज हम तुम्हें अपने साथ चाय पीने का सुनहरा मौका देंगे। तुम भी क्या याद रखो, बैठ। अरे गणपत, यस सर। चाय लेकर आओ। सर। और सुनो, स्पेशल लाना सर। समीर बाबू की तरफ से। क्यों समीर बाबू? मेरा सौभाग्य। हाँ ले लो, पैसे ले लो, संकोच की क्या बात है। कोई बात नहीं। हाँ तो समीर बाबू, तुमने किसी का नाम लिखा है क्या? तुम्हें फलाने ने हत्या की? नहीं सर। नहीं ना, यही लिखा है कि हत्या हुई है। अरे तो वही कहाँ ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे? और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि इस केस में कुछ निकल आएगा, तो गालिब को खुश रखने के लिए दिल का ख्याल अच्छा है। गालिब से तो लिखा है दिल को खुश रखने के लिए। छोड़िए। अरे गालिब ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये छोड़ो, पत्र में क्या लिखा है ये बताओ। यही ना कि एक 78 साल का व्यक्ति अपनी बीमारी के चलते मर गया, लेकिन असल में वो मरा नहीं, उसकी हत्या की गई है, यही ना? जी सर। आप इसे गंभीरता से ले रहे, मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? समीर बाबू, बात महीने भर पुरानी हो चुकी है। अब तक तो उसकी अस्थियां गंगा में बहकर समुद्र में पहुंच गई होगी, और आप है कि सारा काम काज छोड़कर पत्र की जांच करना चाहते हैं। अरे भाई कमाल करते हैं आप ये समीर बाबू। आपकी समझदारी की तो खाते भी पड़ेगी समीर बाबू। अरे भाई ताली बजा रहा सर चाय, गरबा गरम समोसे। अरे दीजिए चाय लिया। वाह सर। लीजिए 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 चाय। अरे भाई चाय तो बहुत अच्छी है सर। समीर बाबू, प्रोबेशन पीरियड में भी आप जिस कमाल की सोच रखते हैं ना, उससे पुलिस डिपार्टमेंट और आप दोनों का भविष्य मुझे बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है। भाई वाह, क्या बात है। दूध का पालना पाँव में ही गिर रहा है। ये भावना तो ठीक है ना, ये भी हमें आपसे सीखना पड़ेगा समीर बाबू। हाँ ये ठीक है। ये ठीक है। लेकिन सर लेकिन सर ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि क्या लेकिन करना यही सर कि किसी भी सूचना को बेकाम समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सूत्रों और सूचनाओं का ही खेल होता है पुलिस में साहब। और आप बोल रहे हैं कि सूचना को फाड़ के रद्दी के टोकरे में फेंकते हैं। अरे तो भाई मैं कहाँ रोक रहा हूँ तुम्हें, हैं? और मैं होता भी कौन रोकने वाला? ऐसा नहीं है सर, आप सीनियर अनुभवी अनुभवी है। अरे भाई अनुभवी है इसीलिए तो कह रहे हैं ना, लेकिन हमारी सुनता कौन है? आप तो लग जाइए जोर शोर से जांच में। अब तो मुझे भी उस दिन का इंतजार है कि आप कब मेरे पास वापस लौट कर आते हैं और कहते हैं कि सर खोदा बिल और निकला चूहा। पहाड़ नहीं। अरे एक ही बात है, बिल कहो पहाड़ कहो, मकसद तो खोदने से है ना। कुछ भी खोद लो निकलेगा चूहा। क्या निकलता है? अरे भाई अब तो आपने पत्र को रोजनाम से मैं चढ़ा दिया ना, तो अब तो मैं खुद एसपी साहब को बताऊंगा कि आप इसकी जांच कर रहे हैं। और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो जनरल डायरी तो उनके पास जाती है, उन्हें तो पता लगना ही है। अब तो उन्हें भी इस बात का इंतजार रहेगा कि आप इस मामले में कब क्या निकाल कर लाते हैं। ऐसा नहीं है सर, आपका तजुर्बा और अनुभव भी तो काम आएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा अनुभव भी तो आपने कदर की नहीं ना। छोड़िए, आप तो ये बताइए कि आपने इस केस में अब तक क्या बताया? यही सर कि मृतक और उसकी पत्नी अकेले रहते थे। दो बेटियां हैं जो शादी के बाद अपने अपने ससुराल में आराम से रहती हैं। कभी कभी आया गया करते। ये बुढ़ा, मेरा मतलब मृतक, ये क्या करता था? जी रिटायर्ड ऑफिसर था, अच्छी खासी पेंशन मिलती थी।
जिससे दोनों के घर की गुजर बसर आसानी से हो रही। एक घर है पॉश कॉलोनी, जहाँ पे सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है। सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है? और फिर भी आप इस बात पर यकीन कर रहे हैं कि उसकी पत्नी को पता नहीं चला कि उसके पति का खून हो गया? कमाल करते हैं आप भी समीर बाबू। सर, पत्र आया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर है। मैं आपको निकाल के बताऊंगा। आप मुझे निकाल कर जरूर बताइएगा। आप चाहिए और न चाहिए जांच और कुछ ना कुछ निकाल के मुझे जरूर बताइएगा। जाइए। और सुनिए जी सर। मामले की गंभीरता को समझकर काम कीजिएगा, वरना देने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने सर? अरे ये भाषा में सिखाइए हमें। जाइए। और सुनिए, ये जांच प्रक्रिया की शुरुआत आप कहां से करेंगे? सर, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मृतक के घर जाऊँ, उसकी विधवा से मिलूं, शायद वो कुछ बता पाए। क्या बता पाए हैं? यही सर कि मृतक की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, या कभी किसी से कहा सुनी तो नहीं, ऐसी और भी छोटी छोटी साधारण बातें सर। मतलब तुम उस विधवा के घर जाओगे? जी सर। अरे तुम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वालों के साथ यही गड़बड़ है। अरे आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करो, उनसे पूछताछ करो। अरे उस बेचारी विधवा से पूछोगे तो वो क्या बता पाएगी तुमको? उनसे भी करूंगा सर। हाँ, गुड गुड गुड। लेकिन पहले विधवा के घर जाऊँ। नहीं अरे मेरे अनुभव का लाभ लेना तुम्हारी किस्मत में लिखा ही नहीं है। जाइए और जो मर्जी आए कीजिए, जैसे दिल में आए वैसे जांच कीजिए, लेकिन इस केस को बंद कीजिए। जाइए। सरकार, बड़े भाव दिखा रहा था ये रूप तो। अरे साहब के सामने दो कोड़े की बिसात नहीं। अरे जब साहब कह रहे हैं कि केस में कुछ नहीं करा है तो समझ लो कुछ नहीं करा, बकवास कर रहा। अरे देखते जाओ, एक दिन मुंह पे खाएगा। खाएगा जरूरी। सर मुंह पर नहीं, मुंह की खाएगा। अब दुनिया में सिखाने लगे, और वो भी बैठ कर। चलो बैठ जाओ, मैं काम करूं। जी सर, ठीक। जी मैं समझ आ रहा हूँ, इस इलाके के थाने का इंचार्ज हूँ। कैसी जानकारी चाहिए? क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ, आइए, अंदर आइए। अरे जूते मत खोलिए, पहले रखिए जूते। जूते चलते हैं यहाँ। पुलिस के जूतों को अंदर नहीं आने देना चाहिए। जूता अच्छा है। बैठिए। पहले आप बैठे। हाँ हाँ, मैं भी बैठती हूँ। आप लेंगे क्या? चाय, कॉफी या कुछ और? नहीं, रहने दीजिए, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। थैंक यू। नहीं, आप इतनी दूर से आए हैं, कुछ तो कीजिए ना। अब आप इतना आग्रह कर रही हैं, तो एक गिलास पानी दे दीजिए। ओके। आयुषो, चाय, कॉफी कुछ नहीं? जी आंटी, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। ओके। ये लीजिए पानी। हाँ, तो कहिए, क्या जानकारी चाहिए? आंटी, हम लोग सीनियर सिटीजन की सेफ्टी के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चला रहे हैं। स्पेशल प्रोग्राम? वो क्या? जी बताता हूँ।
इसमें सीनियर सिटीजन्स की लिस्टिंग करना और उनको सेफ्टी के बारे में जानकारी देना शामिल है। ओह, तो इस स्पेशल प्रोग्राम की क्या जरूरत है? सीनियर सिटीजन्स तो न जाने कब से अकेले रहते आ रहे हैं और हादसों के शिकार भी हो रहे हैं। अब जब जागो तभी सवेरा आंटी। दरअसल पिछले कुछ दिनों में सीनियर सिटीजन्स के साथ बहुत सी क्राइम की घटनाएं हुई हैं। अखबार को आपने पढ़ा ही होगा। नहीं, मैं अखबार नहीं पढ़ती। कोई बात नहीं आंटी, मैं बता रहा हूँ ना। सीनियर सिटीजन्स के साथ हो रही क्राइम की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से और उन्हें उचित सुरक्षा देने के मकसद से हम लोग ऐसे सीनियर सिटीजन्स को डिटेक्ट कर रहे हैं जो कि सिंगल रहते हैं, जैसे कि आप। ओह, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं है। आपने मुझे बेटा कहा है, आपको मेरी बात माननी ही होगी। हाँ बेटा, वो सब तो ठीक है। पर मैं कह रही थी कि सिंगल रहना इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है। हाँ, सिंगल रहना तो बल्कि आसान नहीं है। बस अपना ही तो ख्याल रखना होता है। जब तक जीना है जी लो, नहीं तो आपका ख्याल हमें रखने दीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। आंटी अब बस ये फॉर्म को भर दीजिए प्लीज। आइए, आप यहाँ बैठिए। ठीक है, आप कहते हैं तो भर देती हूँ। यहाँ आपका नाम, यहाँ आपके पति का नाम, यहाँ पे घर का एड्रेस और यहाँ पे आपके रिश्तेदारों की जानकारी। जी थैंक यू। आंटी, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? ये आपने इतनी बड़ी पोटली यहाँ क्यों रखी? कुछ अंदर उठा के रखने का हो तो मैं उठा कर रख दूं। अरे नहीं, इसे यही रहने दो। अंदर इसके लिए कोई जगह नहीं है। आपको क्या लगा? मुझे लगा आंटी आप इसे अंदर नहीं ले जा पा रही, इसलिए इसे यहाँ रख दिया होगा। बहुत ऑड लग रही है इतने अच्छे ड्राइंग रूम। हाँ, लग तो ऑड ही रही है, पर इसे मैंने ही यहाँ रखा है। क्या बंधा है इसमें? इसमें भगवान बनती है। भगवान? हाँ, भगवान। मेरे पति को भगवान खेलने का बहुत शौक था। घर के हर कोने में, हर दीवार पर बस तरह तरह की भगवान की तस्वीरें या मूर्तियां लगी रहती थी। मंदिर में तो घंटे ही लगता है। मैंने इनके जाते ही सारे भगवानों की मूर्ति में काम किया। यहाँ पर कमाल है। ऐसे क्यों आंटी? शादी हो गई तुम्हारी? जी आंटी, हो गई है। अच्छा, फिर तो बाल बच्चे? जी, एक लड़की है 3 साल की। अच्छा, तो वो स्कूल भी जाती है? जी जाती है, गाँव में। क्यों? फैमिली को यहाँ साथ नहीं रखते? नहीं आंटी, यहाँ नहीं लाया, प्रोबेशन पर आया हूँ आके। ओह, मेरी बात मानोगे बेटा? जी भैया। अपनी बेटी को भगवानों से दूर रखना, इनकी इच्छाओं से भी दूर रखना। क्या बोल रही है? दुनिया की हर औरत को भगवान से तो दूर ही रहना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रही है? दुनिया भर में जो औरत का शोषण हुआ है ना, वो इसी भगवान के नाम से, इसी भगवान का डर देखा है तो भगवान का डर? हाँ, डर, धर्म, परंपरा, रस्म रिवाज, ये सब भगवान के नाम पर ही तो चल रहे हैं। और इन सब में किस कौन रहा है? औरत, सिर्फ औरत। और भी क्यों? क्योंकि धर्म भी तो पुरुष चलाता है, और उससे जुड़े हुए रस्म रिवाज भी तो पुरुष ही चलाता है। यहाँ तक कि धर्म का भगवान भी तो पुरुष चलाता है। अब तुम ही देख लो, हर धर्म में ईश, दूत, भगवान, पैगंबर सब पुरुष ही तो बनते आए हैं। औरत तो कभी हुई ही नहीं। इसलिए औरत के मन में यदि बचपन से ही भगवान का डर ना बैठा दिया जाए तो वो तो विद्रोह करते। क्या बोल रही है? सच कह रही हूँ बेटा, बहुत सच कह रही हूँ। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए कहती हूँ बेटा, बचा कर रखना अपनी बच्ची को भगवानों से।
बचा कर रखना। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैंने कभी इस दृष्टिकोण से तो सोचा ही नहीं। हम लोग बहुत बुरा करते हैं, बहुत बुरा करते हैं ना, जो अपनी बेटियों को बचपन से ही पुरुषों के बनाए इन भगवानों से डरना सिखा देते हैं। इसी तरह का फायदा उठाकर कोई न कोई पुरुष जीवन भर उनका शोषण करता है, हर प्रकार से। आंटी, आप कहें तो इस मुरली को किसी मंदिर में दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मैंने तो इस पोथी का नहीं माना। इसको गहरा पढ़ा देखकर सुख मिलता है। सुख? हाँ, सुख। सम्मान के आसमान से कूड़ेदान में जाते हुए देखने का सुख। और यानी कि इसे मंदिर में ले गए तो ये तो फिर से सम्मान के आसमान पर चढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। भगवान ने आपके पति को आपसे छीन लिया है, इसलिए आप उन पर इतना गुस्सा है। वो इसीलिए नास्तिक भाव आपके मन में आया है, जो समय के साथ ठीक हो जाएगा। आज गुस्सा न करें, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बेटा, मैं गुस्सा नहीं हूँ और ना ही मैं नास्तिक हूँ। मैं बस धर्मों के खिलाफ हूँ। ये भगवान के नाम पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ हूँ, बस। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं एक आध दिन में फिर आऊंगा, अभी कुछ फॉर्मेलिटीज करना और बाकी है। हाँ हाँ बेटा, जरूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी आंटी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे देखते जाओ गणपत, एक दिन वो ऊपर खाएगा। अरे मुंह पर नहीं, मुंह की खाएगा, समझा? अच्छा, अब तुम भी हमें सिखाने लगे गणपत। नमस्ते सर जी। कैसे हो राम सिंह? ठीक है सर जी। कैसे हैं गणपत? और ठीक सर, बल्कि कुछ ज्यादा ही ठीक है सर। वो तो दिख रहा है। पर इतना खुश होने की वजह? वो पांडे जी एक हफ्ते भर की छुट्टी पे गए हैं ना सर, इसीलिए। ओह, हाँ। पर मैं तो उनसे कुछ मशवरा करने के लिए आया। मशवरा? और पांडे जी से? हाँ, क्यों नहीं? आखिर वो सीनियर हैं, तजुर्बेकार हैं। अरे सर, काय के तजुर्बेकार। अरे सर, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, चाय पियेंगे? हाँ, इच्छा तो है। इस एक केस को सोचते सोचते दिमाग की नसें फटने लगी, कुछ हल ही नहीं निकला। आखिर हुआ क्या है सर, कुछ बताएंगे? चुप है, तू क्या साहब से ज्यादा होशियार है जो कोई सलाह देगा? सलाह तो किसी से भी ली जा सकती है राम सिंह। किसी से भी ले लो सरकार, लेकिन गणपत से कभी नहीं, कभी नहीं। मैं चाय लेकर आता हूँ ना सर जी। आप क्यों जाएंगे? किसी को भेज दो। कहने दीजिए सरकार, इसका धुआं उड़ाने का मन कर रहा है। क्यों राम सिंह? ये तो बहुत गलत बात है राम सिंह। तुम्हें पता नहीं धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है? पता है सर जी, अब छोड़ दूंगा। ऐसा कितनी बार हो चुके हो? अब इस बार फाइनल है सर जी। फाइनल है या सेमीफाइनल, सोचने पर। अब सेमीफाइनल ही समझ लीजिए सर जी आपको। गणपत, सर, तुम मुझे इस थाने में सबसे समझदार लगते हो। थैंक यू सर। इस केस को सॉल्व करने में मेरी मदद करोगे? जरूर जरूर सर, क्यों नहीं। वैसे भी पांडे जी की चमचागिरी करते करते परेशान हो गए। चलो, तो आज से इस केस में तुम मेरे पार्टनर हो। थैंक यू सर, ये आपने मुझे इस लायक समझा। चलो तो काम शुरू करते हैं। तुम आओ गणपत, और
यहाँ बैठो। नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर। अरे घबराओ नहीं गणपत, आ जाओ। नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर। गणपत सर ठीक है। चलो, घबराओ नहीं सर। चलो गणपत। इस फार्म को गौर से देखो, जिसे मृतक की वृद्ध पत्नी ने अपने हाथों से बनाया। जी सर। और अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ। सर बताओ क्या ऑब्जर्व किया? सर पहली बात तो ये कि मैडम की हैंड राइटिंग बहुत ही खूबसूरत है, जैसे मोती चढ़ा। और दूसरी बात ये कि हिंदी में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर मैडम ने अंग्रेजी में दिए, यानी वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। हाँ बिल्कुल, मैं बोला हूँ उनसे, मुझे वो कुछ रहस्य में नहीं लगी। रहस्य में? हाँ, यूं तो दिखने में वो बिल्कुल सीधी सादी बुजुर्ग महिला है, लेकिन उनकी बातें बड़ी अजीब सी हैं। मेरे किसी भी सवाल का उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। हर बात के पीछे जैसे कोई ना कोई रहस्य छुपा हो। सपने में होगी सर, ऐसा हो जाता है। मेरे मौसा के अचानक मृत्यु होने पर मेरी मौसी कई महीनों तक बहकी बहकी बातें करती। हो सकता है। फातिमा उस महिला ने अपनी दो बेटियों के बारे में लिखा। जी सर। वो जिस थाना क्षेत्र में है वहां पे फोन करके उनके बारे में जानकारी हासिल। सर जल्द सर। सर पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन इससे हासिल क्या होगा? क्योंकि इस बात में और किसी रिश्तेदार की जानकारी है ही नहीं। सर जब सभी रिश्तेदार की जानकारी मांगी गई, सर किसी ना किसी ने तो हत्या की ही होगी, और हत्या हुई है तो कोई कारण भी जरूर होगा। सर आमतौर पर हत्या का मुख्य कारण आपसी रंजिश, जल जोरो या जमीन ही होता है सर। अब 78 साल की उम्र में जोरू का तो क्या ही चक्कर लगा होगा सर। और इस उम्र के व्यक्ति से किसी को रंजिश भी क्या हो सकता है? सर जल और जमीन ही कारण हो सकता है, लेकिन मृतक के बाद तो जल और जमीन उसकी पत्नी को ही मिलेगी ना। सर प्यारे को तो मिलने से रही, तो क्या प्यारा मृतक की वृद्ध पत्नी की भी हत्या कर देगा? कुछ समझ नहीं आता। घर में कुछ भी मुझे डाउटफुल नहीं है। कहीं से एक सूत्र हाथ लगे तो बात आगे बढ़े। सब घटना सब तुम बेटियों के बारे में बता दो, शायद वो कुछ बता। सर लीजिए सर, गर्मा गर्म चाय। वाह राम सिंह, क्या टाइम पे एंट्री मारी। चाय की बहुत सख्त जरूरत थी अभी। गणपत वहां है, उसे वहीं दे दो चाय, और तुम चाय लेकर मेरे पास आओ। जी सर जी। जी सर जी। राम सिंह जी। बाद में मृतक के मोहल्ले का पता है। जी। वो जिस थाना क्षेत्र में है वहाँ पे मुखबिर से फोन करके पता करो कि ये क्या करता था, क्या दिनचर्या हुआ करती थी, किस किस से मिला करता था, गाड़ी से कहाँ जाता था, गाड़ी कौन ड्राइव करता था, और घर पे कौन काम करने आता था। कोई भी सूचना छूटनी नहीं चाहिए, समझे? जी सर जी, अभी पता लगाता हूँ। सर मैंने पता कर लिया, उस थाना क्षेत्र में अपने ही गांव का आदमी निकल आया। यानी सूचना निकलवाने के लिए गांव के बंदे का होना जरूरी होता है। बताओ क्या पता किया? सर पता ये चला है कि दोनों ही बेटियों का मकान बहुत ही पोश इलाके में है, और उनके ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर और रसूख वाले भी हैं। दे आर वेल सेटल्ड, और वो वहां पर बहुत ही खुश हैं। वैसे भी माँ बाप के बाद तो सब कुछ बेटियों को ही मिलने वाला है। वो भला कैसे बेटियों के बारे में सोचकर तुम गलत ट्रैक पर जा रहे हो सर। मामला कुछ और ही है, लेकिन है क्या? राम सिंह। जी सर जी। कुछ पता लगा क्या? मृतक के मोहल्ले के मुखबिर से बात हुई सर जी। वो भी तुम्हारे मोहल्ले का है? अरे नहीं नहीं सर जी, वो हमारा पुराना मुखबिर है, इसीलिए अच्छे से परिचय है। वो ही उनके मोहल्ले में जंगल छोर पर काम करता है, जहाँ पर मृतक के हफ्ते में 2-4 चक्कर तो लग ही जाया करते थे। उसका कहना है सर जी कि वो खुद ड्राइव करके आया करते थे, और हमेशा अपनी पत्नी के साथ आया करते थे सर जी। और एक बात और बताऊं सर जी, सामान भी खुद ही पसंद किया करते थे।
पैसे भी खुद ही दिया करते थे। पत्नी पत्नी सिर्फ मुस्कुराया करती थी। लेकिन साहब जी जब दिन में आया करते थे, शाम को या रात को कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे, और आसपास के लोगों से उनकी दोस्ती भी ना के बराबर थी। और अपने मालूम मुखबिर ने उन्हें कभी किसी से हाय हेलो फलान ढिकान करते ना देखा न सुना। वो घर में कोई काम करने आता था क्या? हाँ, घर के काम झाड़ू बुहारी के लिए कालू की साली आया करती थी। अब उसने भी उन्हें कभी लड़ते झगड़ते नहीं देखा सर जी। कोई सुराग कहीं से नहीं मिल रहा। बेटियां खाते पीते घर में, पैसे की कोई कमी नहीं, पति पत्नी में झगड़ा भी नहीं। तो फिर ये हत्या की चिट्ठी लिखी तो किसी ने क्यों लिखी होगी? वो भी इतनी बेहुदा हैंडराइटिंग में। कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया? अगर ऐसा है तो पांडे जी तो उछल नहीं पाएंगे। उछलना भी चाहिए, आखिर उनका तजुर्बा जो काम है। गणपत, यस सर। फॉर्म में उस महिला ने अपने फैमिली डॉक्टर के बारे में लिखा। जी सर। क्या नाम है उसका? डॉक्टर गुप्ता, एमडी फिजिशियन है सर। हाँ, मेरी बात करवाऊं सर। जल्दी। सर हेलो डॉक्टर गुप्ता, माणक चौक थाने से बोल रहा हूँ, गणपत। हमारे साहब बात करेंगे। क्यों? ये तो वही बताएंगे सर। सर डॉक्टर गुप्ता। नमस्कार डॉक्टर साहब जी, मैं समर यादव बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? हाँ, सुबह सुबह थाने से फोन आने पर घबराहट तो हो ही जाती है, पर आप घबराइए नहीं। पुलिस वाले दोस्त भी अच्छे होते हैं जो एक आम इंसान की मदद करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। आपके एक पेशेंट थे शर्मा जी, रघुनंदन शर्मा। रघुनंदन शर्मा जी, जी जी जी, आप ही पास रहते हैं जी। डेथ सर्टिफिकेट पर आप ही की साइन। डॉक्टर साहब, मुझे बताया उन्हें क्या बीमारी थी? क्या बीमारियां? दिल की? एक मिनट डॉक्टर साहब, जरा धीरे बोलिए, मैं लिख लूं। जरा कागज कलम तो ले रहा हूं। ये लीजिए सर जी। जी डॉक्टर साहब बताइए। 2 बार एंजियोप्लास्टी हुई, दिल कमजोर था, बहुत ज्यादा कमजोर था, शुगर अप डाउन हुआ करती थी, हाई बीपी की समस्या भी थी, थायराइड की समस्या भी थी, क्या सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, इसके साथ साथ सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया भी। कैसे कैसे नाम है बीमारियों, और आप लोगों को भला याद भी नहीं जाते। आपका मतलब उस उम्र में जितनी भी बीमारियां हो सकती थी वो सब थी क्या? उससे ज्यादा ही मतलब ये नॉर्मल बात, सामान्य मौत, नेचुरल डेथ, साइलेंट अटैक। जी 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 डॉक्टर जी, बस यही पता करना था। जी आऊंगा जरूर, पर मरीज बनकर नहीं। सर ये बात तो साबित हो गई कि वो एक सामान्य मौत था और हत्या की चिट्ठी फर्जी थी। सर पांडे जी तो दिवाली मनाएंगे। लगता है पांडे जी और एसपी साहब के सामने माफी मांगनी ही पड़ेगी। मैंने भी जल्दबाजी और जोश में गलत निर्णय ले लिया। अब दिल छोटा ना करिए सर जी, अब इंसान तो अनुभव से ही सीखता है। लेकिन ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। किसी ने पत्र लिखा है तो क्यों? घटना खुद बताती है कि वो कैसे घटित हुई। बस आप में खोज करने की दृष्टि होनी चाहिए। अब ट्रेनिंग थ्योरेटिकल होती है सर जी, प्रैक्टिकल होता है, और हमारे पांडे जी तो प्रैक्टिकल है सर जी। अब तो फिलहाल सामने ही नजर आ रही है। मैं आखिरी कोशिश करना चाहता हूं। छोड़िए सरकार, तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो।
यस सर। राम जी, जी सर जी। चाय लेकर आओ। जी अभी ला। जी ये जी अभी ला सर। सुनो, जी सर जी। समोसे भी ले आओ। समोसे जी सर जी लाया। मिठाई भी ले आओ सर जी। मिठाई अगली बार। ठीक है सर जी, थैंक यू सर जी। गणपत, यस सर। तुमने तो ये एक्टिंग की है। हाँ, स्कूल में किया करता था सर। बड़ी इच्छा थी कि अमिताभ जैसा बनूंगा। जंजीर बार बार देखी और देखकर सोचा कि अमिताभ नहीं बना तो पुलिस में जरूर भर्ती होगी। अमिताभ तो नहीं बना सर, लेकिन पुलिस की नौकरी जंजीर बन गई। बीती बात विसार दे। मैं तुम्हें चांस देता हूँ। हाँ? क्यों मजाक कर रहे हैं सर? आपकी बम्बई में जानकारी है? मजाक नहीं, सच में एक्टिंग करनी होगी, वो भी रंगमंचिया फिल्मों में नहीं, जिंदगी की स्टेज पर। वाह, जरूर जरूर सर। पर करना क्या होगा? तुम्हें सेल्समैन का रोल करना है। सेल्समैन का? हाँ, सीसीटीवी कैमरे वाला सेल्समैन। कि सर मुझे तो सीसीटीवी कैमरे के बारे में कोई नॉलेज नहीं। अरे जिसके सामने एक्टिंग करनी है उसे भी करना है। चलो, तुम 2 दिनों में जितनी भी जानकारी ले सकते हो ले लो। सर 2 दिन बाद हम उस महिला से उसके घर मिलने चले। सर शायद कोई सुराग मिल पाए। सर हमारी आखिरी कोशिश। मैं तुम्हें उस महिला से उसका घर देखने के लिए बोलूंगा। सर तुम अपने कान नाक आंख खोलकर पूरे घर का मुआयना करो। सर और कुछ भी अजीब लगे फौरन लिखना। सर समझे? सर लीजिए सर चाय और गर्मा गर्म समोसे। मैंने भी जल्दबाजी और जोश में गलत निर्णय ले लिया। अब दिल छोटा ना करिए सर जी, अब इंसान तो अनुभव से ही सीखता है। लेकिन ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। किसी ने पत्र लिखा है तो क्यों? घटना खुद बताती है कि वो कैसे घटित हुई। बस आप में खोज करने की दृष्टि होनी चाहिए। अब ट्रेनिंग थ्योरेटिकल होती है सर जी, प्रैक्टिकल होता है। और हमारे पांडे जी तो प्रैक्टिकल है सर जी। अफसोस के बाद सामने ही नजर आ रहे। मैं आखिरी कोशिश करना चाहता हूं। छोड़िए सरकार, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं? गणपत, यस सर। राम जी, जी सर जी। चाय लेकर आओ। जी अभी ला। जी ये जी अभी ला सर। सुनो, जी सर जी। समोसे भी ले आओ। समोसे जी सर जी लाया। मिठाई भी ले आओ सर जी। मिठाई अगली बार। ठीक है सर जी, थैंक यू सर जी। गणपत, यस सर। तुमने तो ये एक्टिंग की है। हाँ, स्कूल में किया करता था सर। बड़ी इच्छा थी कि अमिताभ जैसा बनूंगा। जंजीर बार बार देखी और देखकर सोचा कि अमिताभ नहीं बना तो पुलिस में जरूर भर्ती होगी। अमिताभ तो नहीं बना सर, लेकिन पुलिस की नौकरी जंजीर बन गई। बीती बात विसार दे। मैं तुम्हें चांस देता हूं। हाँ? क्यों मजाक कर रहे हैं सर? आपकी बम्बई में जानकारी है? मजाक नहीं, सच में एक्टिंग करनी होगी, वो भी रंगमंचिया फिल्मों में नहीं, जिंदगी की स्टेज पर। वाह, जरूर जरूर सर।
पर करना क्या होगा? तुम्हें सेल्समैन का रोल करना है। सेल्समैन का? हाँ, सीसीटीवी कैमरे वाला सेल्समैन। ये सर मुझे तो सीसीटीवी कैमरे के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं। अरे जिसके सामने एक्टिंग करनी है उसे भी कहा है। चलो, तुम 2 दिनों में जितनी भी जानकारी ले सकते हो ले लो। सर 2 दिन बाद हम उस महिला से उसके घर मिलने चले। सर शायद कोई सुराग मिल पाए। सर हमारी आखिरी कोशिश। मैं तुम्हें उस महिला से उसका घर देखने के लिए बोल रहा हूं। सर तुम अपने कान नाक आंख खोलकर पूरे घर का मुआयना करो। सर और कुछ भी अजीब लगे फौरन देखना। सर समझे? सर लीजिए सर, चाय और गर्मा गर्म समोसे। बिल्कुल नया रोल है तुम्हारे लिए। आप टेंशन न ले सर। देखिए मैं अभी कैरेक्टर में आता हूँ। मैं गणपत, सीसीटीवी कैमरे का सेल्समैन। ठीक है सर? ठीक है सर। मैं गणपत, सीसीटीवी कैमरे का सेल्समैन। 22 साल का अनुभव है। ठीक है सर? थैंक यू सर। आ जाओ, 22 साल का अनुभव दिखा दे। सर आंटी, आंटी, कौन है? दरवाजा तो खुला ही है। जी नमस्ते आंटी। अरे समझ तो। नमस्ते नमस्ते। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं एकदम ठीक। आंटी, इनसे मिलिए, यह है मिस्टर गणपत, सीसीटीवी कैमरे के सेल्समैन। नमस्कार मैडम, मैं गणपत, सीसीटीवी कैमरे का सेल्समैन। मैडम, सीसीटीवी कैमरे के अंदर आपके हर मूवमेंट की रिकॉर्डिंग होती रहती है। इनकी शार्पनेस गजब की होती है। ये अंधेरे में से भी इमेज को कैप्चर कर लेते हैं। और ये छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, खूबसूरत होते हैं, शानदार होते हैं। अब मैं अंदर हो रही हूँ। पानी वानी पीजिए ना, फिर बातें होंगी। आप सब आइए गणपत। अरे हाँ, वैसे भी हमें चाय का समय हो रहा है और मैंने चाय अभी तक पी भी नहीं है। तो ऐसा करते पहले चाय पीते, बाकी बातें बाद में होती है ना। रहने दीजिए आंटी, क्यों तकलीफ कर, बाहर से मंगवा लेते हैं। क्यों? बाहर से क्यों मंगवाएंगे भाई? अच्छा, मेरे घर पे आके मुझे में हुक्म चला रहे हो तुम? अरे नहीं, आप लोग बैठिए, बस मैं 5 मिनट में चाय बना कर लाऊंगी। ठीक है। जी सर। ये बुशे देख रहे हैं? ये वाला बुशे, ये पहले कहाँ होता था? यहाँ इस जगह। अब वहाँ ये सोफा देख रहे हैं? ये दोनों सोफा यहाँ इस जगह। अब वहाँ ये रेड कलर के हुआ करते थे, ये येलो कलर के। ये फ्रेम देख रहे हो? जी, ये सारे फ्रेम वहाँ होते थे उस दीवार पर। हाँ, अब यहाँ ऐसा लगता है कि पूरा कमरा ही बदल दिया गया। लेकिन एक चीज अब भी वही है जहां पहले थी। कौन सी चीज सर? देखो, जिसमें भगवान बने। समझ नहीं आ रहा चक्कर क्या है। समझ? देखो, एक कैमरा यहाँ भी रख सकता है। एक वहां भी सर, हाँ। एक उधर भी सर। अरे हटी है। खाने चाय आ गई। अब मैं चीनी से अलग से लाई हूँ ना, कम लगी तो और डाल देता। लीजिए गणपत जी चाय। थैंक यू सर। तो समझ तुम क्या कह रहे थे? हाँ आंटी, हम लोगों ने कुछ स्पॉन्सर ढूंढे जो
जो आपके समान अकेले रह रहे बुजुर्गों के घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के खर्च को स्पॉन्सर करेंगे। ये उसी कंपनी के सेल्समैन हैं, मिस्टर गणपत जी। हेलो मैम, चाय अच्छी है। ये सीसीटीवी कैमरे से क्या हो? देखिए मैडम, सीसीटीवी कैमरे के अंदर आपके हर मूवमेंट की रिकॉर्डिंग होती रहती है और हमारे कैमरे इमेज को कैप्चर करके उन्हें धीमी गति से दिखाने की सुविधा भी देते हैं और इनकी शार्पनेस गजब की होती है। ये अंधेरे में से भी इमेज को कैप्चर कर लेते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको इमेज कैप्चर करके बताता हूँ। हाँ, इसके देता हूँ। अरे नहीं, इसे छोड़िए। कोई बात नहीं मैम। मैम, ये इतने छोटे होते हैं कि मुश्किल से ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी रेंज गजब की होती है। आप यहाँ से देखकर आपके घर के बाहर से कौन गुजर रहा है, बल्कि यूं कहें कि उस रोड पे से कौन गुजर रहा है उसे भी देख सकती है। और मैम, ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। तो ठीक है, आपके तो बहुत काम के कोई हादसा हो जाए तो कम से कम पता तो चल जाए क्या हुआ है। क्यों? भगवान ना करे। क्या अच्छा नहीं करता है? हाँ, ये क्यों नहीं कहते कि ये सब अपनी सुविधा के लिए रखवाना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। और नहीं तो क्या, तुम्हारी सुविधा के लिए तो हो जाएगा ये। अब देखो, मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ। रात बिरात दिन दहाड़े कोई आए और आकर मुझे मार जाए तो मेरा खेल तो खत्म है। तो ये जो कुछ भी रिकॉर्ड होगा वो सब मेरे के सामने मेरे मरने के बाद है। हाँ, तुम्हारी सुविधा का तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ रिकॉर्ड किया कराया मिल जाएगा ना। तुम्हारी भाग दौड़ कम हो जाएगी, बस अपराधी को पकड़ने भर की देर होगी। बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, साफ साफ। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव है। बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव सोच नहीं, समय होता है। जो आज तुम्हारे लिए पॉजिटिव है वो हो सकता है मेरे लिए नेगेटिव हो, पर वैसे मैं अपने हिसाब से पॉजिटिव ही सोच रही हूँ। अब ठीक है आंटी, फिर भी अगर आप एक बार इजाजत ले लें तो एक बार गणपत जी भली भांति पूरे घर को देख लें, कितने कैमरे लगने हैं, कहाँ लगने हैं, एक बार एस्टिमेट वगैरह बना लें। बाद में अगर आप ना लगवाना चाहे तो मत लगवाइएगा। अभी कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि कितना खर्च होने वाला है। क्यों गणपत जी? बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, मैं सब देख लूंगा, पर मैडम इजाजत दे तो। देखो समझ, मुझे नहीं लगता कि इस सब की जरूरत है, पर ठीक है, अगर तुम्हें फॉर्मेलिटी करनी ही है तो तुम कर लो। मैं जानती हूँ सरकारी नौकरियों में 10 तरह के झंझट होते हैं, टारगेट होते हैं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सारा जीवन सरकारी अधिकारी की नौकरी में ही तो बिताया है। देखो, तुम्हें जो भी देखना हो देख लो, तुम्हारे सामने पूरा घर खुला ही पड़ा है ना। और हाँ, मुझे तो आवाज भी मत देना, मैं यही बैठती हूँ। जी आंटी, थैंक यू आंटी। गणपत जी, सर आप एक बार पूरे घर को भली भांति देख लीजिए। अब भाई मुझे तो इसमें जानकारी है नहीं, मैं यही आके ये बात बैठा हूँ। आप टेंशन ना लें सर, मैं अच्छे से देखकर सब कुछ बताता हूँ आपको। 22 साल का अनुभव है, यही सब तो किया है। कौन सा कैमरा लेफ्ट में लगेगा, कौन सा राइट में, कौन सा ऊपर, कौन सा नीचे, कौन सा दाएं, कौन सा बाएं। ठीक है, आप जाते हैं। थैंक यू मैडम। Anna, be careful. Yeah. आंटी, ये आपके डेस्कटॉप पे कितनी धूल जमी है? अब क्या करें, इसे भी भगवानों की तरह बड़े धूल खाना है तो क्या कर सकते हैं। कोई भी तो नहीं है जो इसे देखे। क्यों? आपने नहीं चला दिया इसे? अरे नहीं, मैं नहीं चलाती, मुझे तो चलाना भी नहीं आता। सीख लीजिए, इसमें कौन सा बड़ा काम है, टाइम पास हो जाया करेगा आपका। हाँ, जिंदा इंसानों को छोड़कर मुर्दा मशीनों के साथ टाइम पास किया जाए, ये कहाँ की जिंदगी हुई बड़ा। हाँ, वो जो तुम उस दिन कह रहे थे ना, ये पोल्ट्री को मंजूरी देने के लिए तो, हाँ, अरे इसे छोड़ो ना, इसे छोड़ो, इसका कुछ करो, इसका कीमत का। देखो, कोई गरीब
या ऐसा कोई स्टूडेंट हो तो उसको दे दो। और हाँ, लड़की हो तो और भी अच्छा। देखो ये बड़े बड़े दूध खा रहा है तो कम से कम किसी के काम तो आ ही जाएगा ना। हाँ बिल्कुल ढूंढता हूँ, बहुत से जरूरतमंद है और लड़की ही ढूंढता हूँ। और आंटी आप इजाजत दें तो भगवान की पोटली के लिए भी कोई जरूरतमंद तो ढूंढूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी जरूरत किसी को नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसका डर जरूर सबको है और ये डर ही तो खामोखा की जरूरत को पैदा करता है। बड़े रहने तो इनको यहीं पर पोटली में बंधे बंधा है। पोटली से बाहर निकलेंगे तो न जाने कितनों को। ठीक है, रहने दे। गणपति सर, भाई आपका काम हो गया हो तो चले। भाई साहब का अनुभव है सर। ठीक है आंटी, हम लोग चलते हैं। हाँ, लेकिन फिर जरूर आना। इसे अच्छा ही समझो। ठीक है। हेलो मैम। अरे भाई, अब यूं ही मुंह लटकाए खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी? हैं? अरे जब हम तुमको समझा रहे थे, जब तो तुम्हारे भेजे में कोई बात आई नहीं और अब मुंह लटकाए खड़े। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। तुमको भी वो सूंघ गया? हैं? अरे क्या सूंघता है राम जी? कुत्ता सरकार। अबे कुत्ता नहीं, अरे वो सूंघ जाता है ना जब तुम कुछ बोल नहीं पाते या तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। अरे क्या कहते हैं कमबख्त, वो दिमाग में नहीं आ रहा, ये दिमाग को भी न जाने क्या हो गया। लगता है शिलाजीत खानी पड़ेगी। शिलाजीत नहीं सरकार, बादाम खाने पड़ेंगे। एक ही बात है, बादाम को शिलाजीत को, मकसद तो खाने से है ना। अरे अब आप ही बता दीजिए समीर बाबू कि आपको क्या सूंघ गया? सांप। सांप सूंघ गया। अरे तो भाई पहले बता देते कि आपको सांप सूंघ गया। कुछ बोलने लायक था ही नहीं। अरे भाई मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, कुछ भी कर लो, कितने भी हाथ पैर मार लो, निकलेंगे बाप के 3 ढाकी। अरे एक ही बात है, ये भाषा मत सिखाया करिए। अब हमारे इतने भी लेकिन भी नहीं आ गए समीर बाबू। समीर बाबू क्या हुआ? आप तो बड़ी चक्का जासूस बनने चले थे, व्योमकेश बख्शी बनने की खर्च चढ़ी थी आप। हिंदुस्तान का जेम्स बॉन्ड। 007 में 7 गायब हो गया, रह गए 0 आप तो 00 हो गए। अरे 00 हो गया। भाई वाह। लेकिन आपका चेहरा बता रहा है कि क्या हुआ होगा शर्लॉक होम्स के भतीजे साहब। लेकिन तुम अपने मुंह से कहोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये आप सही थे। मैं सही था? वो पत्र फर्जी था? अरे भाई मैं सही था और वो पत्र फर्जी था। एक बार फिर कहना। वो पत्र फर्जी था। अरे भाई इस बात को हमने तुमसे इतने दिनों पहले कह दिया, उसे मानने में तुमने इतने दिन लगा दिए। अरे भाई मानते भी कैसे है? आप तो अरविंद पांडे को भला सिद्ध करना चाहते थे ना, मुझे मेरी 25 साल की नौकरी को। मैंने भी सोचा कल का लड़का है, जवानी का जोश है, करने दो गलत साबित। अरे तो भाई करते ना, है? आपने तो हथियार ही डाल दिए, एकदम सरेंडर। राम सिंह देखो कितना पसीना आ रहा है। आ तो रहा है सरकार।
अरे घबराओ नहीं है? कोई बात नहीं है? बैठो बैठो, अरे बैठो बैठो बैठो। अरे भाई गलती करोगे तभी तो सीखोगे ना, है? कोई बात नहीं। अरे राम सिंह आप पानी पिलाओ साहब को। जी सर, अभी पिलाया सर जी, नीचे सर जी। इसीलिए कहता हूं कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद होने चाहिए। ट्रेनिंग अपनी जगह है, अनुभव अपनी जगह है। दुनिया की कोई भी ट्रेनिंग अनुभव की जगह नहीं दे सकती। 25 साल का फील्ड नॉलेज है हमको। कितने साल का राम सिंह? 25 साल का सरकार। कितने साल का? 25 साल। कितने साल का? 25 साल यानी कि सर्वर चुके। आज नहीं खोदी हमने 25 साल। कल के रंगरू उठा गए, ट्रेनिंग लेकर हमें सिखाने थे। कोई जवाब है आपके पास समीर बाबू? नहीं ना, नहीं है ना? ये भाई साहब क्या है? ओ, आपका जांच प्रतिवेदन है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। गुड गुड, वेरी गुड, वाह क्या बात है। राम सिंह जी सर जी, आया। गिर गई थी सर जी। ये लीजिए। अरे भाई वाह, आपने तो सारे काउंसिल लगा दी, सारे काउंसिल। ये डॉक्टर की जांच रिपोर्ट, ये मोबाइल की एंजियोप्लास्टी की रिपोर्ट, ये ब्लड रिपोर्ट, गुड गुड, अरे वाह। और ये डॉक्टर का टेस्ट सर्टिफिकेट, नॉर्मल डेथ, कार्डिक फेलियर सरकार। एक ही बात है, फेलियर। और ये क्या है? ये परिवार की जानकारी, बच्चियों की जानकारी, पत्नी की जानकारी, रिश्तेदारों की जानकारी, ये पेंशन के कागजात, ये बैंक के डिटेल्स, तो ये प्रॉपर्टी के कागजात। भाई आपने सब कुछ लगा दिया, कमाल है। और ये लास्ट में क्या लगा है? आपका कंक्लूजन है, थाने में आए पत्र में जो कुछ भी कहा गया है वो बिल्कुल निराधार है। ऐसा कोई कारण नहीं जिससे हत्या का संदेह हो। अरे वाह, कमाल हो गया। अरे भाई आपने तो मेरे सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। हार मान ली। अरे भाई मैंने तो पहले ही कहा था, आज कंगन को पता नहीं क्या और फारसी को पता नहीं क्या। नहीं आपने ये बहुत अच्छा किया कि ये जांच प्रतिवेदन अपने साथ ले आए। अरे भाई एसपी साहब मुझसे 2-3 बार पूछ चुके हैं, अब तो उन्हें भी इस बात का बहुत अफसोस होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट को एक जेम्स बॉन्ड मिलते मिलते रह गया। अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। लगता है सूंघ ही गया है। अगर कोई बात नहीं, मैं इस पर अपनी टीम लगाकर इसे एसपी साहब के पास भिजवा दूंगा। अब तो जो कुछ भी निर्णय ले लो वो बोल देंगे आपके खिलाफ। हाँ, लेकिन अगर आप लिखकर माफी मांगे और अपनी गलती कबूल कर लें तो हो सकता है साहब कुछ रहम करे, वरना तो सर जी कमाल कर दिया। देखा राम सिंह, रस्सी जल गई और पल पड़ गया। राम सिंह, अरे भाई जल्दी से गर्मा गर्म चाय लेके आओ। अभी ला। और सुनो, समोसे भी ले आओ। लाए और सुनो, मिठाई भी ले आओ। मिठाई भी लाओ। अरे भाई जीत का जश्न मनाएंगे। मिठाई लाया सर जी। मैं लाता हूँ, आप लोग जश्न मनाइए। कैसे होगा? ये नहीं हो सकता।
पंडित जी का बर्ताव अच्छा नहीं लगा। इतना घमंड। सच बताइए, क्या वाकई ये नॉर्मल डेथ का केस था? हाँ बिल्कुल। सारे सबूत उसी ओर इशारा कर रहे हैं। हत्या की तो कोई गुंजाइश नहीं। कुछ बातें हैं जो मैं किसी को नहीं बता सकता, खास तौर पर इन लोगों को, पर आप लोगों से साझा कर सकता हूं। शायद आप लोग मेरी बात समझें। तीसरी बात बरसात हो रही, जब मैं आंटी के घर पहुंचा। आंटी, आंटी, कौन है? अरे ये सब लोग इतनी बारिश में? हाँ आंटी। आओ आओ अंदर आओ। आंटी यही पास से गुजर रहा था कि रिमझिम शुरू हो गई। आपका घर पास था तो सोचा थोड़ी देर रुक जाऊं, बारिश कम हो जाएगी तो चला जाऊं। ये तो अचानक तेज ही आ गई। आप कहीं व्यस्त तो नहीं है? अरे ना, मैंने कहा व्यस्त होना है। आओ ना, बैठो। तुम लोग सब ठीक रहे हो? देखो तुम लोगों को मैं तुम्हें चीज के लिए लाकर देती हूँ। अरे रहने दीजिए आंटी, क्यों तकलीफ कर? थोड़ा भी तो पीता हूँ। थोड़ा भी क्यों? देखो तो सही कितना भीग गई हूँ। अरे ये सावन की बारिश है, अभी तो काफी बरसेगी, रुकेगी नहीं। और ऐसे में ठंड खा गई तो नहीं, तुम लोगों को मैं तुम्हें चेंज के लिए लाकर देती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं आंटी। नमस्कार मत मारो मुझे तुम। देखो मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तुम मेरे बेटे जैसे हो और तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है ना? तुम्हें ला के देती हूँ, तुम बदलो। सब कुछ बदला हुआ। ये सोफा, सोफा में अपनी पहले वाली जगह पर बैठा। फ्लावर, ये भी सब बदले हुए। ये फ्रेम, ये भी सब अलग अलग जगह पर। हर बार उनकी सेटिंग्स चेंज, समझ नहीं आ रहा। परिवर्तन समझ लो, फटाफट पहन लो ये। और हाँ, मैं तब तक गरम कॉफी बना के लाती हूँ, ठीक है? मेरी माँ बनाती थी मेरे लिए, अच्छा। खासतौर पर सर्दियों में। वैसे आज भी ठंड का मौसम है, मजा आ जाएगा। हाँ, सर तो ये गर्मा गर्म देखो ठंड कैसे भागती है। समर, ये जैकेट कितनी फिट आई है। तुम तो कितने स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू आंटी। अब बस एक बात बताओ, अब ये जो जैकेट है ना मुझे वापस मत करना, अब तुम ही रख लेना। अरे नहीं आंटी, ऐसा थोड़ी होता है।
मैं ड्राई क्लीन करवा कर वापस करूँ। अरे मत ले जाना। देखो मेरी बेटी हम प्यार से लाई थी, इनके लिए लाई थी। ये तो पहन नहीं पाए, पर तुम पहनोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, रख देता हूँ। वैसे भी ये मेरे फेवरेट कलर में से। अच्छा, अब कुछ बहुत बहुत इस आदत को बदलो बेटा, ये आदत आगे चलकर परेशानी बन जाए। आंटी, सरकार मुझे तनख्वाह देती है काम करने, काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, बस ध्यान रखना कभी तुम्हें इसकी खातिर पड़ जाए। काम करनी आती है, मैं समझ नहीं पा रहा। कभी-कभी व्यवस्थित काम करना, नियम से काम करना, तरीके से काम करना, सलीके से काम करना, ये सब भी एक प्रकार के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाते हैं। और हमें पता ही नहीं चलता कि हम इनके चलते दूसरों को कितना परेशान करते हैं। डिपार्टमेंट के हेड, पब्लिक सर्विस के ईमान, अपने काम में जीनियस, सिस्टमैटिक काम करने की शौक किया। और उस शौक का खामियाजा हम सबको करते हैं। वहाँ उनके अंदर काम करने वाले कर्मचारी और यहाँ घर पर हम छोटे से कस्बे से ब्याह कराई। मेरे सपनों को चुराया सारी रात। ऐसी जगह जहाँ पर लड़कियों को इतने पहरे में रखा जाता था कि बस सांस लेने के अलावा कुछ भी करने की ना तो इजाजत थी और ना ही स्पेस। सपने तो युगों से लड़कियों की आंखों में बसते आए हैं ना। बहुत उम्मीद थी, मैं बहुत प्यार करती थी अपने ड्रामा को, तो उनकी लाडली जो थी समाज के विरोध में खड़े होने का वो साहस नहीं देखा। दूरी की जंजीरें बहुत मजबूत होती है सब, इन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं होता। मैंने सोशियोलॉजी में भी किया था, साइकोलॉजी में था, मेरे कॉलेज में वो सब्जेक्ट ही नहीं था। और अब दूसरे शहर जाकर पढ़ने का तो सोचा भी नहीं जा सकता। तुम बोलना नहीं हो रहे हो, अब मेरी कहानी सुन पाए। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सोचा कि इतनी बारिश हो रही है, तुम्हारा जाना तो हो नहीं पाएगा, तो
बेटी अपनी बेटी तो बच्ची जब होने पर ससुराल वालों ने मुझे बहुत बुरा कहा, बहुत ताने कसे। मुझे डिफेंड करने वाला कोई आई नहीं, बल्कि कई बार तो मुझे इस समय किसी में बहुत सहमति रखती थी। ये तो बहुत गलत बात है। पति को तो पत्नी का साथ देना चाहिए। उन्हें तो पता होना चाहिए कि बेटी या बेटा होने में स्त्री का कोई हाथ नहीं। ये तो हर बड़े लिखे को मालूम है। जब अपने दोष दूसरों को थोपने की सुविधा हो ना, तो ऐसे ही होता है। जो मैं तुमसे बार कहती हूँ ना समझ कि अपने आप को बदलो, उसकी वजह भी बता। बेटा जीवन बहुत नियमों से नहीं चलता। बहुत ज्यादा व्यवस्थित हो जाना भी एक प्रकार की अव्यवस्था ही होती है। अव्यवस्था दूसरों की। इस अव्यवस्था को मैंने सालों झेला और साथी मेरे करते हुए कभी बहुत सारे गुण मिलकर भी एक बहुत बड़ा अवगुण बन जाते हैं। मैं जब शादी होकर आई तो सोचा कि चलो अब तो अपने तरीके से जीने को मिलेगा। जैसी बंदिशें तो नहीं होती। यहाँ पर कुछ और भी था। यहाँ पर एक ईमानदार, तेज मेमोरी वाली, जीनियस, सिस्टमैटिक काम करने के शौकीन, लेकिन सन की और गुस्से से पाला पड़ा। दिखाई नहीं दे रहा। आप बताइए ना, क्या चाहिए आपको? कितनी बार कहा है कि इस घर में, मेरे घर में कोई भी चीज, सुई भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। कहा है कि नहीं? ये मेरा घर है, मेरे हिसाब से चलेगा। हाँ, तो मैं इसकी पूरी कोशिश तो करती हूँ ना जी। आप देखिए तो सही, पिछले 15 सालों से ये तस्वीरें, कुर्सी, मेज, कीले, सब जहाँ की कहानी तो है। यहाँ तक कि मैं भी कितना मन करता है कि घर को बदल के सजाऊं, कि सारी चीजें इतने सालों से एक ही जगह पड़े देखते तो मन उब गया। देखो, जो शाश्वत है वो कभी नहीं बदलता। अरे बदलता वो है जो नश्वर होता है।
जैसे ये जीवन, ये मौसम। इतनी बार सुन चुकी हूँ आपकी ये बातें, अब तो मुझे रट भी गई। और आपने कभी सोचा भी है कि समय कभी बदलेगा ही नहीं, हमेशा एक सा ही रहेगा तो वातावरण कितना बोझिल हो जाएगा जी। फूल बिना बुझाए हमेशा ही खिले रहेंगे तो नन्ही कलियां कहाँ से आएंगी जी? बदलाव तो जीवन में बहुत जरूरी होता है ना। देखो, मुझसे बहस मत करो। मैं बहस कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बस अपनी बात रख रही हूँ। तुम्हें जो कहा जाए, जितना कहा जाए, बस उतना सुनो और कहो, न एक शब्द ज्यादा, न एक शब्द कम। मुझे बातूनी महिलाएं पसंद नहीं, समझी? अब मेरी डायरी ढूंढो कहाँ है? अरे मुझे, तुम्हें तो पता है कि मुझे डायरी लिखने का आदत है, पता है कि नहीं? पता है ना। अरे पिछले 15 सालों से एक एक पल का हिसाब संजो कर रखा है मैंने। तुम क्या समझो? तुम्हारे भी समझ में लायक समझ हो तब ना। अब ढूंढो मेरी डायरी कहाँ है? यहाँ पड़ी थी, यही होनी चाहिए। मुझे लगता है मेरे को पुरानी डायरियों में रख दिया होगा। अरे ऐसे कैसे रख दिया होगा? ढूंढो। हाँ मैं देखती हूँ, पहले तो यही रहती थी, अब कहाँ चली गई? ये देखिए, यही तो पड़ी है, ये देखिए। ये काम वाली भाई को बोल देना, आइंदा से कभी मेरी डायरी नहीं, घर की किसी भी चीज को अगर हाथ लगाया तो चुटिया पकड़ के बाहर फेंक दूंगा। आप भी बस कमाल ही करते थे। कितनी बाइक आपका घर से बाहर निकाल चुके हैं आप? ये एक बाइक दिखी है बड़ी मुश्किल से, उसे भी आप। देखो, ये मेरा डायरी लिखने का टाइम है, समझी? मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाए। इसमें सुबह 9:05 तक का ब्यौरा दर्ज है। 9:10 पर मैं बाजार गया, जहां मुझे 9:27 पर गुप्ता जी मिले और गुप्ता जी मुझसे 9:45 तक बतियाते थे। कौन से गुप्ता जी? वो श्याम गुप्ता जी या वो मदन मोहन गुप्ता जी? ये भी तो लिख लीजिए। मजाक उड़ा रही हो? अरे मदन मोहन गुप्ता जी को कनाडा अपने बेटे के पास गए हुए 36 दिन 18 घंटे हो चुके हैं। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, तुमने फिर भी पूछा। सॉरी, भूल गई थी। रघुनंदन शर्मा की बीवी होकर भूल गई? अरे रघुनंदन शर्मा, इसे एक एक पल का हिसाब याद रहता है, उसके साथ रहते हुए भूल गई। रोज के 5 बादाम खाती हो, 3500 रुपए किलो वाली मामरा दिल्ली लाता हूँ तुम्हारे लिए 200 ग्राम, 700 रुपए की आती है। 335 दिन आती है, मालूम है? एक गिरी 2 रुपए की करती है। रोज 10 रुपए की। पिछले 3698 दिनों से रोज 10 रुपए की गिनिया खा रही हो, यानी अब तक 36,980 रुपए की गिनिया चका चुके हो। अरे फायदा क्या हुआ ये बताओ। भगवान को बीच में स्वामी तुलसीदास ठीक कह गए, भगवान शुक्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसीलिए तो आप रोज मुझे प्रताड़ित करते रहते हैं ना। देखो, मैं तुमको कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे इस समय डायरी लिख दे। गुप्ता जी से बचाने के बाद मैं सीधा डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंचा। वहां जाकर मैंने लिया 1 किलो राजमा, आधा किलो चीनी, 4 किलो अमरूद और उसके बाद टूटा हुआ घर 12:05 पर आ गया। अब ये बताओ कि 9:05 से लेके 12:05 यानी 3 घंटों में घर में क्या क्या हुआ? कोई आया? तू कहीं गई? मुझे नहीं पता, मैं तो 9:15 बजे नहाने चली गई थी। ओके, तो नहाने में कोई आधा घंटा लगा होगा, तब मुझे नहीं पता कौन कौन आया। हाँ, अब तक घर पे मेड थी ना, तो मेड से पूछ लिया होता। तो मेड ने तो नहीं बताया, तो तब कोई नहीं आया होगा। अगर कोई आया होता तो मेड मुझे बता ही देती ना। इतनी बार कहा है घर के लोगों पे भरोसा मत किया करो। मुझे तो समझ में ही नहीं आता किस पे भरोसा करूं, किस पे ना करूं। क्या समझाओ, दिमाग तुम्हारा है नहीं। अच्छा ये बताओ, चलो नहा करके आई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद, नहाने के बाद आया
कोई गई ना कोई आया ना मैं कहीं गई। कभी आज तक आपके बगैर घर के बाहर मेरे 10 कदम भी निकाले हो तो बताइए। हाँ, वो मैं कभी थोड़ा सब्जी लेने जरूर गई थी। सब्जी सब्जी तो मैं कल मंडी से लेके आया। वो टमाटर खराब हो गए थे इसलिए टमाटर लेने चली गई थी। टमाटर खराब हो गए थे? 17 रुपए में टमाटर खराब हो गए थे? कैसे? टमाटर से खराब हो गए ये कैसे क्या मुझे क्या पता। तुमने जरूर फ्रिज में नहीं रखे होंगे, तुम रखती ही नहीं, वरना टमाटर खराब होते ही नहीं। लेके आओ टमाटर, मैं अभी मंडी जाकर के वापस करके आता हूँ। 17 रुपए में टमाटर फेंक दिए, 1 किलो टमाटर फेंक दिए। अरे मैंने क्या घर पे पैसों का पेड़ लगा रखा है? तुम्हारे लिए टकसाल को रखी है यहाँ पे? सॉरी हद होती है लापरवाही की। हाँ, कितने टमाटर लिए? आधा किलो लिए थे। आधा किलो टमाटर लिया, आधा किलो टमाटर लिए, कितने के? 10 रुपए के। हाँ, मंडी में 17 रुपए, तो यहाँ ये 20 रुपए खरीद रही। झूठ मचा रखी है, झूठ। आप भी कमाल ही कर देते। अब वो 4 किलोमीटर दूर से मंडी से आकर यहाँ पर घर पर दे गया टमाटर तो कुछ तो अपना मुनाफा कमाएगा ना जी। उसके मुनाफे की बड़ी चिंता है तुम्हें, घर टुटवाने की चिंता नहीं है। और क्या लिया? अरे और क्या लिया? भिंडी ली थी। भिंडी? कल हम मंडी गए थे, मुझे बता देती भिंडी भी लिया। कितनी भिंडी ली? आधा किलो। कितने की? 14 रुपए की। कितने पीस आए? कितने पीस आए? पीस गिने? आप भी कमाल करते हैं जी। ये भिंडी के पीस कौन गिनता है? मैं गिनता हूँ, मैं रघुनंदन शर्मा। दुकानदार बोलता है मैं गिनता। आधा किलो भिंडी में 43 पीस आते हैं, ±5। अरे भाई बड़ी ले लो तो 37, छोटी ले लो तो 48। दुकानदार को पता है कि उसमें भिंडी निकला, इसलिए वो डंडी नहीं मार सकता। और जो लोग बिना गिने भिंडी ले आते हैं उन्हें दुकानदार 500 ग्राम की जगह 480 ग्राम देता है कि 440 ग्राम देता है कि 470 ग्राम देता है, क्या पता। और जैसे लोगों की वजह से वो रोज कितना मुनाफा कमाता है कुछ अंदाजा है इस बात का? जीनियस लोग गिनते हैं भिंडी और जाहिल लोग पूछते हैं भिंडी गिनता कौन है? अब क्या लिखूं इस डायरी में? अब क्या लिखूं इस डायरी में? मुझे हर चीज डिटेल में लिखनी होती है। 33 लिखूं, 37 लिखूं, 48 लिखूं, 45 लिखूं, कितनी भिंडी लिखूं, क्या लिखूं डायरी में? क्यों लिखनी चाहिए डायरिया? बताइए आप, क्यों लिखनी चाहिए डायरिया? क्या हो जाएगा डायरिया लिख लेने से भला? कौन पढ़ेगा आपकी ये डायरिया? आपका कोई बहुत बड़े तुर्रम है जो लोग आपके बारे में पढ़े। अरे किसको इतनी फुर्सत है जो आपके एक एक पल के हिसाब में अपना दिमाग लगाए? अरे आप है कौन? आपकी हैसियत क्या है? अरे जिस तरह आप एक दिन इस संसार से चले जाएंगे ना, उसी तरह ये डायरिया भी एक दिन रिसाइकिल हो जाएंगी नदी में। जिस तरह एक दिन आप खाक हो जाएंगे वैसे ही ये भी खाक हो जाएंगे। लेकिन इसको लिखने में आपने जो समय बर्बाद कर दिया, वो कीमती समय जो आप जी सकते थे, जो आप प्यार में बिता सकते थे, जो आप एक दूसरे को साथ देते हुए बिता सकते थे, वो समय अब कभी वापस नहीं आएगा। वो समय चला गया जीवन से अब कभी वापस नहीं आएगा।
अरे ये सरासर पागलपन है, सरासर पागलपन है ये। पर कौन समझाए इन समझदारों को? अरे सुनो, मैं तुमको कल 100 रुपए का नोट देके गया था, उसका हिसाब लाओ। 100 रुपए के नोट का हिसाब लाओ। लाती हूँ मैंने 2 चीजें खरीदी थी, वो 10 रुपए की 14 रुपए की। ओके, 24 रुपए की आई थी। ठीक है। ये लो, मैंने पैसे रखे थे इसमें, ये बाकी के 76 रुपए। हाँ। क्या क्या है ये? नोट है। ये नोट है? ये कूड़ा है, कूड़ा। अरे मैं तुमको 100 रुपए का कड़क नोट देके गया था, मुझे कड़क नोट की जगह वापस कड़क नोट चाहिए, तुम्हें पता है। दिखाओ इनको तुरंत। जाओ तो मंडी जाना हो तो मंडी जाओ, बैंक जाना हो तो बैंक जाओ, लेकिन मुझे कल तक कड़क नोट की जगह कड़क नोट चाहिए। उठाओ उठाओ उठाओ, कूड़ा कूड़ा। हेलो, रघुनंदन शर्मा बोल रहा हूँ। क्या कहा? कल से केबल कनेक्शन के 50 रुपए ज्यादा बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे? किस बात के? क्या सोसाइटी वाले बोल रहे हैं कि और ज्यादा चैनल बढ़ाओ तो चैनल के हिसाब से पैसे बढ़ जाएंगे। तो सोसाइटी वालों से ले लो, मैंने थोड़ी कहा था, उससे परमिशन ली थी क्या तुमने? क्या एक्शन थी क्या? अलग पैसे? अरे मैं एक्चुअली देखता ही नहीं भाई, मैं तो एक ही चैनल देखता हूँ, आज था बस। कोई पैसे वैसे बढ़ाने वाला नहीं हूँ। क्या कहा? कनेक्शन काट दोगे? जानते हो किससे बात कर रहे हो? रघुनंदन शर्मा से। एक बार टेलीफोन कंपनी वालों ने मुझसे पंगा ले लिया पैसे बढ़ाने के मामले में। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, धोते फिरे ढूंढते फिरे, और तो और मैंने कनेक्शन कटवा लिया, लेकिन पैसे नहीं बढ़ाए। अरे छोड़ो, क्या बात करते हो? गो टू हेल, मैं नहीं बढ़ाने वाला, सवाल ही नहीं उठता। ये अग्रवाल अपनी सोसाइटी का चेयरमैन, क्या समझता है? अपनी मर्जी से पैसे बढ़ाएगा और अपनी मर्जी से चैनल दिखाएगा। अरे हम क्या यहाँ झुंझुना बजाने को बैठे हैं? तुमको याद है पिछली बार की मीटिंग में क्या जोर की झड़ पाई थी उस समय में? बस पूरी सोसाइटी में झगड़ा। ट्रेन में जाओ तो झगड़ा, अखबार वाले से तो झगड़ा, किराने वाले से झगड़ा, दूध वाले से झगड़ा, रिश्तेदारों से झगड़ा, एटीएम वाले से झगड़ा। बस झगड़ा झगड़ा झगड़ा। अरे क्यों झगड़ते हैं आप इतना? मैं झगड़ता हूँ? मैं सीधी सच्ची खरी बात करता हूँ, और जो मेरी बात नहीं सुनते उनसे झगड़ना पड़ता है। अरे मैं रिटायर हो गया हूँ तो क्या लोग मेरी बात सुनना बंद कर देंगे? और वैसे भी आजकल शराफत की जबान कोई नहीं समझता, इसलिए झगड़ना पड़ता है। और मैं तो ऐसा ही हूँ मैडम, और ऐसा ही रखूंगा। अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो मुझे झेलना होगा, जैसे अब तक झेलती आई हो, समझी? There is no option for you. अब मेरे पूजा का समय हो गया है, मुझे 2 घंटे तक कोई रेस्टोरेंट नहीं किया जाए, तुम्हें पता है ना? क्या पता है? हाँ हाँ पता है सब। हर कमरे में जाकर हर भगवान की तस्वीर के आगे दिया जलाएंगे, अगरबत्ती करेंगे, यस, दवा करेंगे, खाना खाएंगे और जाकर जाकर सो जाएंगे। वाह, चलो तुम्हें कुछ तो पता है। वाह वाह वाह। अब तुम ऐसा करो कि रसोई में जाओ और जाकर वही पकाओ जो मैंने तुम्हें परसों कहा था। खिचड़ी तो बिल्कुल नहीं।
की जली हुई नमकीन खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है। इन्हें पसंद नहीं थी तो ये बनाने ही नहीं देते। पर अगर तुम खाओ तो मैं तुम्हारे लिए अभी बना के लाती हूँ। आप इतनी अच्छी क्यों हैं? आज के दौर में इतना अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। जिस तरह सोने के जेवर बनाने के लिए थोड़ी सी खोज इसी तरह इंसान को इतना ही चाहिए। पर आप तो आंटी, वैसे नमकीन खिचड़ी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी माँ मेरे लिए बनाती थी। मैंने भी यहाँ आने के बाद नहीं खाई। आपने याद दिलाया तो मुंह में पानी आ गया। मैं अभी बनाकर तुम्हें खिलाती हूँ। पता है मेरी बेटियां भी मेरी बहुत तारीफ करती थी। कहती थी माँ तुम्हारे हाथ की बनी खिचड़ी का तो जवाब ही नहीं है। तो मैं तुम्हारे लिए अभी बनाकर लाती हूँ। देख लो तुम्हें भी जरूर पसंद आएगी। बस तुम बैठो, मैं 5 मिनट में आई बनाकर लाई। एक तरफ कठोर, निर्दयी, घाती, घमंडी, और दूसरी तरफ बेबस, कमजोर और इतनी मजबूत, और इन सब के चक्रव्यूह में अभिमन्यु सा फंसा मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा? दम घुटने लगा है तो यहां जी करता है कि भाग जाऊं यहां से। आपके हाथों में तो जादू है। सर, अच्छी लगी तुम्हें? अच्छा लग रहा है तुम्हें खिलाकर। अच्छी बात किसी को अपने अंदर दिया बात। हाँ,
साधारण इंसान से सभी पहले खपत बदल दिया एक प्रकार की दहशत जिंदगी आपके यहाँ पे रिश्तेदार तो आ रहे नहीं वो आती थी गर्मी की छुट्टियों में उनके भी बंद होने के आसार क्योंकि बच्चे बड़े आज के बच्चे वो बार बार डांस करते हुए किस बात को बड़ी बेटी की बच्ची इसी बात को सारा दिन दबाव कर रही थी वो और टूथपेस्ट की ट्यूब को बीच में से दबा कर पेस्ट क्यों निकाल रही है ट्यूब को नीचे से दबाया जाता है सारे लोग इकट्ठे हो गए बेटियों ने आना छोड़ दिया मुझे लगने लगा कि मैं एकदम अकेली होती जा रही हूँ इस खतरनाक टापू पर एक आदमखोर के साथ हम जाना चाहिए लोगों का क्या थोड़े दिन बुरा बना देते अपने आप चुप हो जाते कम से कम ये 15 साल तो जी लिया होते मैंने मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूँ संभव हो पाता हमें वही करना चाहिए जो हमारा मन करे क्योंकि उसी में हमारा सुख होता है हमें लोगों के या भगवान की तरफ से अपने निर्णय नहीं बदलने चाहिए मैंने कई सारे निर्णयों को इस लाल कोठरी में बंद चीजों ने प्रभावित किया कुछ करना चाहती थी जीवन में हर बार कोठी में बंद चीजें मुझे रोक देती थी मेरा रास्ता रोक देती थी
पढ़ चुकी हूँ मैं। कब? मैंने ही लिखा है ये बस, तो जाहिर है पढ़ चुकी हूँ मैं। कब? मैंने ही लिखा है ये बस, तो जाहिर है पढ़ा भी नहीं। आपने? तो इसका मतलब इस पत्र के अंदर जो कुछ भी लिखा है एक एक शब्द सच। इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सच। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो सब मैंने किया है। मैंने किया है ये सब। मैंने ही मारा है। मैंने ही मारा है। क्योंकि मैं जीना चाहती थी। तुम्हारे दिल के लिए सही पर जीना चाहती थी मैं। इसलिए मैंने उन्हें मारा। कुछ समय से मुझे भी वो सब बीमारियां हो रही थी जो इस उम्र में हो जाया करती है। मुझे लगने लगा कि मैं इनसे पहले मरने वाली हूँ। नहीं, मुझे इनसे पहले मरना मंजूर नहीं था। मुझे इनसे पहले मरना मंजूर नहीं था क्योंकि मैं जीना चाहती थी। कुछ समय के लिए ही सही पर जिंदगी को महसूस करना चाहती थी मैं। लाइफ में नहीं जी पाई, यहाँ आकर के नहीं जी पाई तो मैं पैदा क्यों हुई? किस लिए पैदा हुई मैं 2 साल, 1 साल, 1 महीना या 1 दिन जीकर देखना चाहती थी। जिंदगी को महसूस करना चाहती थी, खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। इसलिए मैंने ये सब कर दिया। एक 78 साल के बूढ़े और बीमार आदमी को मारने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ा। बस थोड़ा सा दवाओं का हेर-फेर और नहीं, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहती कि मैंने ये सब कैसे किया। बस करती है। अपने तरीके से जीने के लिए मैंने ये सब कर तो दिया, लेकिन रात बहुत मुझे जीने नहीं दे रहा था। ये मुझे बहुत परेशान कर रहा था। हर अपराधी की तरह मुझे तंग कर रहा था। बस यही सोचकर मैंने ये पत्र लिख दिया। सोचा कि अगर पुलिस की भर्ती में कोई इंस्पेक्टर आएगा तो मैं चुप हो जाऊंगी, कुछ नहीं बोलूंगी मैं। भर्ती में कोई इंसान मेरे पास आएगा
सच बता दूंगी, सब कन्फेस कर दूंगी मैं आगे। ये तो मैंने अपराधी था ना। मैं क्या करती? मैं तो पैदा होती ही एक गहरी काली रात में फंस गई थी। एक काली अमावस की रात, और उसी रात में स्थिर खड़ी मैं हर पल हर क्षण यही प्रतीक्षा करती रही, यही आस करती रही कि सुबह अब होती है, अब होती है। उर्वशी शायद मंच पर नहीं आई है। उर्वशी रेणु नितिन आ गया। समर यादव, अनीश, आप सब पधारे। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि और हमारे रंगकर्मी आदरणीय श्री सौरभ जी श्रीवास्तव, लोकेश कुमार सिंह जी साहिल, ईश मधु तलवार, विनोद भारद्वाज, मिश्रा जी कलकत्ता से पधारे विशेष रूप से, और आप सबका विशेष रूप से आभारी हूं कि लहर की इस पहल पर आप सब पधारे, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आगे भी बेहतरीन नाटक आपको दिखा पाएं। आपका सहयोग हमें यथावत मिलता रहेगा।